हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। आज हम बात करेंगे एमएड फोर्थ सेमेस्टर के अप्रोचेस टू असेसमेंट के यूनिट 1 का टॉपिक दैट इज रोल ऑफ असेसमेंट इन डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, सर्वेइंग, गाइडिंग एंड इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो असेसमेंट का क्या रोल है इन सब एरियाज में, इन सब स्कोप में। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे असेसमेंट इन डायग्नोसिस। सो डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? जब भी फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप सुनते हो वर्ड कि वो आपको डायग्नोज करेगा, मतलब वो आपका चेकअप करेगा एक तरह से कि आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सो असेसमेंट डायग्नोसिस में कैसे हेल्प करता है? सो डायग्नोसिस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट स्ट्रेंथ, वीकनेस, प्रायर नॉलेज, लर्निंग डिफिकल्टीज एंड मिसकंसेप्शन। तो डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? जैसे डॉक्टर आपका इलाज करता है, आपकी बीमारियों को देखता है, ऐसे ही असेसमेंट मतलब टीचर क्या करता है, आपका असेसमेंट करके आपकी जो भी तकलीफें हैं, जो भी आपके स्ट्रेंथ एरियाज है, जहाँ पे बहुत अच्छे हो, जहाँ पे बहुत वीक हो, जहाँ पे आपने बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें निकाल रखी है अपने माइंड में ना, मिसकंसेप्शंस ले रखे हैं आपने, या आपकी प्रायर नॉलेज कैसी है, आपको पिछला ज्ञान कितना है ना चीज़ों के बारे में, और लर्निंग डिफिकल्टीज कितनी आ रही है, इस सब को डायग्नोसिस कहते हैं। तो असेसमेंट का क्या रोल है इसमें? सो डायग्नोस्टिक असेसमेंट एक टाइप का असेसमेंट है जिसमें आपका डायग्नोस किया जाता है, आपको डायग्नोस किया जाता है आपकी कमियां देखने के लिए। तो जैसे एग्जांपल प्री टेस्ट हो गए, क्विज हो गए, ऑब्जर्वेशन हो गए। तो टीचर आपको ऑब्जर्व करके भी देख सकती है, टीचर आपके टेस्ट को ऑब्जर्व कर सकती है, प्री टेस्ट ले सकती है, एक टेस्ट लेने से पहले एक छोटा सा टेस्ट ले सकती है जहाँ पे वो देख सकती है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है। क्विजेज ले सकती है, जैसे आपके जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उससे पहले प्री बोर्ड होते हैं आपके, है ना? तो वो इसलिए ही कनेक्ट कराए जाते हैं ये देखने के लिए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, किस बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट का एक पार्ट है। तो इट हेल्प्स टीचर आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप्स एंड डिसेबिलिटीज, कि जहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, उनको आप देख रहे होगी जो आपने लर्निंग आउटकम डिसाइड किए थे वहां तक बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करते हो? डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हो। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू टॉपिक, कि कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट के पास उस चीज़ में कितनी नॉलेज है, उनको कितना पता है उन सब चीज़ों के बारे में, मतलब उनकी प्रीवियस नॉलेज या फिर जो उनका पुराना ज्ञान है उसको चेक करना, ये भी डायग्नोस्टिक असेसमेंट का एक पार्ट है। फिर है टेलर इंस्ट्रक्शन टू इंडिविजुअल नीड्स, की इंडिविजुअल की नीड्स के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, मतलब उनको टीचिंग लर्निंग कराना। तो वो कैसे होगी? वो हम पहले डायग्नोस्टिक असेसमेंट करेंगे, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। सो बेनिफिट क्या है इसके? इट अनेबल पर्सनलाइज लर्निंग। तो पर्सनलाइज लर्निंग होती है कि बच्चों की नीड्स और इंटरेस्ट को देखते हुए लर्निंग कराई जाती है, क्योंकि यहाँ पे टीचर असेसमेंट करता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट चेक करता है कि क्या प्रॉब्लम्स है। आफ्टर दैट वो अपने इंस्ट्रक्शन को क्रिएट करता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। एंड देन द हेल्प्स इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, कि आप जो स्पेशल एजुकेशनल नीड वाले बच्चे हैं, जिनको ये चाहिए कि कुछ स्पेशल केयर चाहिए या फिर कुछ मटेरियल्स चाहिए, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्नोस्टिक असेसमेंट, है ना? कि हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर आपको चेक करता है, तो आपको पहले ही बता देता है चेकअप करके आपका कि आपको ये प्रॉब्लम है, ताकि आप उस प्रॉब्लम से आप कैसे बचोगे, है ना? वो ये बता देता है कि आपको आने वाले टाइम में इससे बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है इससे रिलेटेड। तो ऐसे ही अर्ली आइडेंटिफिकेशन मतलब हमें पहले ही पता चल जाता है कि बच्चों की क्या क्या डिफिकल्टीज है, क्या डिफिकल्ट एरियाज है। गाइड रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, तो आपको डायग्नोज करने के बाद, देखने के बाद कि आपको क्या डिफिकल्टीज हैं, फिर आपको रेमेडी प्रोवाइड करना। डॉक्टर रेमेडी किस फॉर्म में प्रोवाइड करता है? मेडिसिन की फॉर्म में। ओके, आपको मेडिसिन देते हैं, आपको केयर करने के लिए बोलते हैं। तो ऐसे ही टीचर आपको रेमेडियल इंस्ट्रक्शन देंगे, मतलब उस प्रॉब्लम को सही करने के लिए आपको आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट एरियाज के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। एंड देन ये हिंदी में है स्टूडेंट्स, आप हिंदी में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके बाद आ जाता है असेसमेंट इन प्रोग्नोसिस। तो असेसमेंट इन प्रोग्नोसिस का क्या मतलब है? तो प्रोग्नोसिस मतलब डायग्नोस्टिक का मतलब क्या था कि जो आपको आपके पास जो नॉलेज है उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या आपकी वीकनेसेस है, क्या आपकी कमियां हैं, कमजोरियां हैं। अब प्रोग्नोसिस का मतलब क्या है? तो प्रोग्नोसिस का मतलब है प्रिडिक्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस और आउटकम बेस्ड ऑन करंट डेटा, कि जैसा आप अभी पढ़ रहे हो, आपने अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से बहुत बार सुना होगा, या फिर टीचर से ही, कि ये बहुत अच्छा कर रहा है, इसका मतलब ये डॉक्टर बनेगा, इसका मतलब ये टीचर बनेगी, इसका मतलब ये पायलट बनेगा, ये बहुत अच्छा सफल होगा, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इसके। तो वो आप कैसे देखते हो? जब आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स आपके मार्क्स देखते हैं, आपका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, तो आपकी करंट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपका फ्यूचर परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करना हुई
करने को ही प्रोग्नोसिस कहते हैं। तो इसमें असेसमेंट का क्या रोल है, तो यूजेस फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट डेटा टू। तो प्रोग्नोसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है एज अ टीचर, फॉर्मेटिव असेसमेंट लेना होता है और समेटिव असेसमेंट लेना होता है। आप फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट से खूब अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको टाइप्स ऑफ असेसमेंट करा दिया था। और फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत अगर हम बात करें तो फॉर्मेटिव मतलब जो ड्यूरिंग द लर्निंग जो टेस्ट कराए जाते हैं आपके, और समेटिव मतलब एट द एंड ऑफ द लर्निंग। ओके, एंड एट द एंड ऑफ द लर्निंग जो कराया जाता है वो आपका समेटिव असेसमेंट है। जैसे आपके जो आपको जज करने के लिए कराया जाता है और जो आपकी कमियों को या फिर आपकी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए कराया जाता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट। सो क्या होता है ये, इट प्रिडिक्ट स्टूडेंट्स सक्सेस इन फ्यूचर लर्निंग स्टेजेस और एकेडमिक लेवल। आपके जो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट डेटा होता है आपका, जो आपका रिपोर्ट कार्ड आप देखते हो, वो यूज़ करते हैं कौन, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, ये बताने के लिए कि आप फ्यूचर में कितने अच्छे, मतलब आपका कितनी अच्छी परफॉर्मेंस रह सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10th में स्कोर कर लिया, आपने हर सब्जेक्ट में 90 अबव स्कोर कर लिया, तो अब आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स बता सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस 10th क्लास में अच्छी थी तो 11th क्लास में भी आप बहुत अच्छे स्टूडेंट रहोगे, फिर आप जल्दी सक्सेस भी ले लोगे, आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगी। तो आप फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट कर रहे हो फ्रॉम द करंट डेटा जो अभी का है। सो इट डिटरमाइन सुटेबिलिटी फॉर एडवांस कोर्सेज और स्पेशल प्रोग्राम। ठीक है, तो हमें ये बता देते हैं कि जैसे 10th में आपके मार्क्स आए हैं, आपके मार्क्स सोशल साइंस में अच्छे नहीं आए, बट आपके जो साइंस के सब्जेक्ट्स है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, उसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो प्रिडिक्ट कर देंगे टीचर कि आप क्या ले सकते हो, नॉन मेडिकल या मेडिकल ऑप्ट कर सकते हो। बट अगर आपके मार्क्स आते हैं सोशल साइंस में अच्छे, तो आप आर्ट का सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, है ना। तो आपके फ्यूचर एडवांस कोर्सेज को प्रिडिक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। करियर एंड एकेडमिक गाइडेंस भी मिलती है आपको इससे। आपके आपके जो प्रेजेंट जो मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आप कितने पानी में हो, मतलब कि आपको कितनी चीज़ें आती हैं, है ना। बट ऐसा आप बिल्कुल ही एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखोगे आपके यूपीएससी के रिजल्ट्स जो आते हैं या जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के, मोस्टली बच्चे कौन होते हैं, जो मोस्टली इन द सेंस की काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल टाइम में अच्छे नहीं थे बट फिर कॉलेज टाइम में भी नहीं, पर फिर उन्होंने फिर भी यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल वगैरह वाले एग्जाम बहुत इजीली क्रैक कर दिए, है ना। तो वो मैटर करती है आपकी पेशेंस, आपका मोटिवेशन, वो आपके अंदर कब है। क्या पता आप पहले मोटिवेटेड ना हो, आपको नहीं पता हो कि पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, बट अब पता चल गया हो, तो ये अलग बात हो गई। बट प्रोग्नोसिस का मतलब क्या है, हम बेसिकली डिसाइड कर लेते हैं आपके मार्क्स से कि आप कितने अच्छे बनोगे। ओके, सो बेनिफिट क्या है, इट हेल्प इन गोल सेटिंग इन फ्यूचर प्लानिंग। आपको गोल सेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इस टाइप का असेसमेंट। आपको फ्यूचर प्लानिंग करने में भी, डिसाइड करने में हेल्प करता है कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है, आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, कौन से आपके इंटरेस्ट एरियाज हैं, ये सारी चीज़ें। अलाउ फॉर अर्ली इंटरवेंशन इन केस ऑफ पुअर प्रोडक्शन, कि आपको लगता है फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं आपको, नहीं तुम्हें तो हम क्या दिलाएंगे, जस्ट अ मिनट, एक बार मैं इसे इरेज कर दूं। देखो, आपके पेरेंट्स आपके मार्क्स को देखकर, मतलब आपके मार्क्स नहीं देखे हैं, वो सिर्फ ये बोले कि आपको नॉन मेडिकल दिलाएंगे हम 10th के बाद। ठीक है, तो उससे उससे क्या होगा, पुअर प्रोडक्शन निकलेगा। फिर आप देखोगे कि बच्चा नॉन मेडिकल में अच्छा भी नहीं कर रहा है, जबकि उसके मार्क्स, फिर वो मार्क्स जब आ जाते हैं तब आप इजीली क्या कर सकते हो, बच्चों का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दैट दैट एग्जाम या फिर दैट असेसमेंट, या फिर समेटिव हो सकता है वो, या फॉर्मेटिव हो सकता है। ओके, ये आपका हिंदी में है स्टूडेंट, पूर्वानुमान में मूल्यांकन बोलते हैं इसे, प्रोग्नोसिस को, कि आप पूर्वानुमान कर रहे हो, मतलब फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो आप। तो उसमें असेसमेंट का क्या रोल है। आफ्टर दैट इज द असेसमेंट इन सर्वेइंग। तो असेसमेंट इन सर्वे, सर्वे में कैसे काम आता है, सर्वे इन्वॉल्व गैदरिंग जनरल डेटा अबाउट लर्निंग ट्रेंड्स, क्लासरूम क्लाइमेट एंड इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस। सर्वे करना क्या होता है कि आपको किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको स्कूल के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है तो आप सर्वे करोगे, आप उनके हर चीज़ को देखोगे, मेजर करोगे। तो अगर आपको स्कूल के बारे में, आपको नए लर्निंग पैटर्न्स के बारे में जानना है, तो आप लर्निंग ट्रेंड्स के बारे में जानोगे कि बच्चों को आजकल कितना समझ में आता है, उनकी रिटेंशन पावर कितनी है ना, किस मेथड से उन्हें अच्छे से समझ आता है, क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा है, इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस कैसी है।
तो वो आप सर्वे के थ्रू कर सकते हो डेटा कलेक्ट करके। तो रोल क्या है असेसमेंट का, रोल ऑफ असेसमेंट, तो इट इंक्लूड स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, सर्वेज एंड लार्ज स्केल इवेल्युएशन। अभी लार्ज स्केल लेवल पे होता है, सिर्फ एक स्कूल में सीमित नहीं है, सिर्फ एक क्लास में सीमित नहीं है, आप बड़े लेवल पे, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे इसे करते हो। ओके, तो ये आपको स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग इसमें आ जाती है। जैसे आपके यूजीसी नेट का एग्जाम में स्टैंडर्डाइज टेस्ट है आपका, है ना, या फिर आप बोल दो आपका सी टेट, एच टेट, ये सब क्या है, स्टैंडर्डाइज एग्जाम है, सबके लिए सेम। तो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, सर्वे और लार्ज स्केल इंटरवेंशन को यूज कर, सॉरी, लार्ज स्केल इवैल्यूएशन को यूज करते हैं टू कलेक्ट डेटा ऑन लर्निंग आउटकम अक्रॉस ग्रुप और सिस्टम। ठीक है, इनको यूज करके क्या करते हैं, हम लर्निंग आउटकम्स निकालते हैं, मतलब ये डेटा कलेक्ट करते हैं ऑन लर्निंग आउटकम अक्रॉस ग्रुप और सिस्टम। ओके, आइडेंटिफाइंग ट्रेंड, गैप एंड इनइक्विटीज इन एजुकेशन। हम इन टेस्ट की मदद से ये जानते हैं कि बच्चों में कितना गैप है, मतलब उनकी लर्निंग आउटकम में कितना गैप है, बच्चे सारे बड़े ही लेवल पर बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं पा रहे, इनइक्विटीज़ कितनी हैं कि बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है तो बच्चे बहुत कम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और अगर रिजर्वेशन मिल रहा है तो बच्चे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप उस सर्वे के अकॉर्डिंग, उस डेटा के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। एड इन पॉलिसी फॉर्मेशन एंड करिकुलम प्लानिंग, तो आपको हेल्प करता है, आपके एड की तरह काम करता है ना। फर्स्ट एड किट पता है ना, फर्स्ट एड किट जो आपको हेल्प करती है। ठीक है, तो ये भी आपको हेल्प करता है पॉलिसी फॉर्मेशन में, कि आपको किसके रिगार्डिंग पॉलिसी बनानी है, मतलब गवर्नमेंट को हेल्प करता है, करिकुलम प्लानिंग में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम डिसेबल्ड बच्चों का डेटा ले रहे हैं कि उनका स्कूल में कितना ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस है, उनको उनके बिहाफ पे उनकी चीज़ें, नीड्स के अकॉर्डिंग चीज़ें मिल रही हैं नहीं मिल रही है, तो हम एक स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग कर सकते हैं, सर्वे करके देख सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि कहीं पे गैप है, कुछ चीज़ें अच्छी ऐसी हैं जो सही नहीं हो रही है, तो आप उसके रिगार्डिंग पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकते हो, पॉलिसी फॉर्म कर सकते हो, और करिकुलम में भी चेंजेस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ओके, सो बेनिफिट क्या है, सबसे पहले तो मैक्रो व्यू है ये, मैक्रो व्यू ऑफ एजुकेशनल क्वालिटी, कि आप बहुत बड़े लेवल पे एजुकेशन की क्वालिटी को देख सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। आफ्टर दैट इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, तो ये आपको अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है। इट मीन्स कि आप जवाबदेही होते हो, किसके लिए, आपकी परफॉर्मेंस के लिए। आप जब सर्वे करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपके पास डेटा होता है, डेटा ऑफ द मैक्रो पॉपुलेशन, या फिर आप बोल सकते हो लार्ज स्केल पॉपुलेशन पे। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होती है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कि किसी से कोई छुपाव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आप डेटा निकालते हो और पूरे लार्ज स्केल लेवल पे उसे प्रोवाइड करते हो। सपोर्ट कंपैरेटिव एनालिसिस एग्जांपल बिटवीन स्कूल और रीजन, तो आप क्या सपोर्ट करते हो, कंपैरेटिव एनालिसिस को। ठीक है, मतलब आप कंपैरिजन कर सकते हो डेटा के अकॉर्डिंग, कि आपने इंडिया का डेटा निकाल लिया और उसके कंपैरिजन में आपने ऑस्ट्रेलिया का डेटा निकाल लिया, तो आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो बिकॉज ऑफ द असेसमेंट इन सर्वे। ओके, आफ्टर दैट इज, ये हिंदी में है स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम असेसमेंट इन गाइडिंग, तो गाइडिंग में असेसमेंट कैसे हेल्प करता है। सो गाइडिंग रेफर्स टू हेल्प स्टूडेंट मेक इन्फॉर्म चॉइसेस अबाउट लर्निंग स्ट्रेटजीज, सब्जेक्ट्स एंड और करियर्स। तो गाइडिंग का मतलब क्या है, कि स्टूडेंट को हेल्प करो आप, ठीक है, कि उनको क्या चीज़ों की अच्छी ज़रूरत है। कई बार बच्चे क्या होते हैं कि 10th के बाद बहुत ज़्यादा ऐसा फील करते हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सा नहीं लें, उनके मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, बट फिर भी वो लगता है कि उनका इंटरेस्ट एरिया कुछ और है, बट टीचर्स जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनके खिलाफ हैं, या फिर 12th के बाद बच्चे सोचते हैं कि हम कौन सी स्ट्रीम में जाएं, हमें दूसरी स्ट्रीम लेंगे। तो गाइडिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी। ठीक है, तो गाइडिंग हेल्प करता है स्टूडेंट को कि वो अच्छी चॉइसेस लें, मतलब जो उनके लायक हो, जो उनके लिए सही हो। ठीक है, अबाउट द लर्निंग स्ट्रेटजीज, सब्जेक्ट्स और करियर्स। सो रोल क्या है असेसमेंट का इसमें, तो इट प्रोवाइड फीडबैक ऑन स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट। जो हमने देखा था समेटिव और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या असेसमेंट, उसमें हमने देखा था कि हमें बच्चों के मार्क्स पता चलते हैं, तो उससे वो फीडबैक प्रोवाइड करता है बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में, बच्चों ने कितनी प्रोग्रेस की है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या उनके इंटरेस्ट एरियाज हैं। ओके, वहाँ से आप असेसमेंट के जरिए आप देख सकते हो। फिर है इंक्लूड टूल्स लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट, टेस्ट इंटरेस्ट इन्वेंटरीज, या फिर कॉन्टिन्यूस फीडबैक। तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, एप्टीट्यूड टेस्ट का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप स्किल को मेजर कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आप कोई भी स्किल को, फॉर एग्जांपल आपको टीचिंग में जाना है, टीचिंग लाइन में, तो आप एप्टीट्यूड टेस्ट के जरिए आप अपनी टीचिंग स्किल्स को मेजर कर सकते हो, कि आपको उसके बारे में कितनी नॉलेज है। आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं है, बट आप उसके बारे में कितना इंटरेस्ट रखते हो, कितनी आपको नॉलेज है। ओके, इंटरेस्ट इन्वेंटरीज आप कर सकते हो, कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो एरिया अपना देख सकते हो। कॉन्टिन्यूस फीडबैक आपको मिल सकता है। ओके, मिल सकता है। सो किसकी हेल्प से, आपके असेसमेंट की हेल्प से, जो आपका असेसमेंट होता है उसकी हेल्प से।
आफ्टर दैट इज इट हेल्प टीचर्स एंड काउंसलर गाइड स्टूडेंट्स इन चूजिंग एकेडमिक पाथ। तो ये आपको जो आपके जो टीचर्स होते हैं और काउंसलर होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं आपके एकेडमिक मतलब सही पाथ पर आप जाओ, सही आप चूज करो रास्ता पढ़ने के लिए, है ना। आपको अगर नॉन मेडिकल लेनी है तो आप नॉन मेडिकल लो, मेडिकल लेनी है तो मेडिकल लो, वो आपको टीचर्स आपको हेल्प करते हैं आपकी, ठीक है। इम्प्रूविंग स्टडी हैबिट्स, आपकी स्टडी हैबिट्स को इम्प्रूव करते हैं। आफ्टर इट इज एनहेंसिंग सेल्फ अवेयरनेस एंड मोटिवेशन। तो ये सेल्फ अवेयरनेस भी आप मतलब आप अपने प्रति अवेयर होते हो, अपने बारे में आपको जानने का मौका मिलता है असेसमेंट के थ्रू, और मोटिवेट भी होते हो थ्रू द गाइडिंग। ओके, थ्रू द गाइडिंग, और गाइडिंग किसकी, टीचर्स और काउंसलर्स की हेल्प से। सो बेनिफिट क्या है, इट सपोर्ट स्टूडेंट ऑटोनॉमी, तो स्टूडेंट की ऑटोनॉमी को, कि स्टूडेंट खुद अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी भी कुछ चॉइसेस हैं, तो वो अपनी चॉइसेस को आगे लेकर बढ़ सकता है, तो स्टूडेंट ऑटोनॉमी को सपोर्ट करता है। ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्ता, है ना, स्वायत्ता ही होता है। जस्ट अ मिनट देखो, ठीक है। सो उसके बाद है, जस्ट अ मिनट, आफ्टर इट इज इट एनकरेज रिफ्लेक्टिव लर्निंग। तो रिफ्लेक्टिव लर्निंग को भी एनकरेज करता है, क्योंकि आप अपने बारे में चिंतन करते हो, अपनी नॉलेज के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में कि आपको क्या चीज़ सही है आपके लिए। काउंसलर आपकी हेल्प करते हैं, आप ही से आपका आंसर निकलवाने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्या इंटरेस्ट है, अगर आप कंफ्यूज हो तो। और सेल्फ रेगुलेशन और कॉन्फिडेंस को भी प्रमोट करता है कि आप रेगुलेटेड रहो, आप ऐसा नहीं कि झोलमोल हो जाओ या फिर आगे पीछे ऐसा कुछ। आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, है ना, अच्छे से पढ़ो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, ऐसा हेल्प करते हैं आपको असेसमेंट इन गाइडिंग। ये आपका हिंदी में है स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं असेसमेंट इन इम्प्रूविंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो असेसमेंट आपको कैसे हेल्प करता है आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने में। सो ये बहुत ज़्यादा डायनामिक और कॉन्टिन्यूस रोल है असेसमेंट का। तो आपको क्या लगता है कि असेसमेंट से सिर्फ जो बच्चे हैं उनका मूल्यांकन होता है? नहीं, असेसमेंट से जो टीचर होते हैं उनकी भी एक्टिविटीज़ का, उन्होंने कितने अच्छे से पढ़ाया है, उनका भी मूल्यांकन होता है। ओके, तो ये बहुत डायनामिक है और कॉन्टिन्यूस रोल है असेसमेंट का, कि ये चलता ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपके मार्क्स कम आते हैं तो उससे आपके बारे में तो पता ही चलता है, साथ में टीचर्स ने कैसे पढ़ाया है वो भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कि एक साथ एक पूरी क्लास कैसे फेल हो सकती है, या फिर एक क्लास, पूरी क्लास में सबके बहुत A+ मार्क्स आए हैं। तो वो सब टीचर पे भी डिपेंड, टीचर पे मोस्टली सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। सो रोल ऑफ असेसमेंट क्या है, थ्रू फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचर कैन, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के जरिए आप क्या कर सकते हो, टीचर क्या कर सकती है, एडजस्ट इंस्ट्रक्शन मेथड इन रियल टाइम। और ये पॉसिबल कभी तभी हो सकता है जब आप फॉर्मेटिव असेसमेंट करो। समेटिव में तो आपको रिजल्ट ही शो करना पड़ता है, मतलब आपकी जो जजमेंटल एक्टिविटीज़ है वो शो करते हो। आप जो रियल जो रिजल्ट आया है, आप पास हो फेल हो, वो उसमें आप सही गलत नहीं कर सकते हो चीज़ों को, बट फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप क्यों करते हो, कि आप डायग्नोज करने के लिए, है ना, कि आपको देखना है कि बच्चों को प्रॉब्लम है तो आप उसको देख सकते हो, उनके इंटरेस्ट एरियाज के अकॉर्डिंग उनके लर्निंग स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकते हो। ओके, सो एडजस्ट कर सकते हो आप इंस्ट्रक्शनल मेथड्स को रियल टाइम में, मतलब रियल टाइम इन द सेंस कि बच्चों के साथ तभी की तभी। एड्रेस इंडिविजुअल एंड ग्रुप चैलेंजेस, की ग्रुप और इंडिविजुअल चैलेंजेस को भी देख सकते हो, कि आपको लगता है कि किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है या फिर पूरे ग्रुप को कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप देख सकते हो, है ना, थ्रू द असेसमेंट। मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज, कि आप क्या कर सकते हो कि टीचिंग स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी है, कि आपने जो स्ट्रेटेजीज यूज करी हैं एज अ टीचर पढ़ाने के लिए, है ना, आपने टीचिंग लर्निंग मेथड्स में इंटरैक्टिव बोर्ड को यूज़ किया था, आपने एक्टिव लर्निंग कराई थी, बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग करके सिखाई थी, तो उसका कितना ज़्यादा इफेक्टिव प्रभाव रहा है वो भी आप मॉनिटर कर सकते हो, चेक कर सकते हो। फीडबैक लूप हेल्प स्टूडेंट इम्प्रूव देयर लर्निंग बेस्ड ऑन असेसमेंट। जो आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू फीडबैक मिलता है, कि आपने एक बार करा दिया, फिर आपने देखा कि ये प्रॉब्लम है, फिर आप दोबारा से टेस्ट लोगे, फिर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ और भी प्रॉब्लम है, तो आप दोबारा से टेस्ट लेते हो। तो फीडबैक आपको हेल्प करता है कि आप कौन से तरह की पढ़ा, कैसी तरह से पढ़ाओ बच्चों को, है ना, किस तरह से बच्चों को पढ़ाओ, किस तरह से बच्चे खुद की लर्निंग में इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है, असेसमेंट के बेस पे। डेटा फ्रॉम असेसमेंट हेल्प रिफाइन करिकुला एंड इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। तो जो आपका डेटा है असेसमेंट से, जो आपका डेटा आता है ना, जो आपकी जो मार्क्स आ रहे हैं, वो आपको, वो आपके आपके टीचर्स को हेल्प करता है करिकुलर को रिफाइन करने के लिए, कि क्या चीज़ें पढ़ानी चाहिए, क्या नहीं पढ़ानी चाहिए, और इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए अकॉर्डिंग टू द नीड्स और इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, सो बेनिफिट्स क्या हैं, सबसे पहले एंश्योर इफेक्टिव टीचिंग एंड डीप लर्निंग। तो ये सबसे पहले तो आपको हेल्प करता है अफेक्टिव टीचिंग में,
कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाओगे, और डीप लर्निंग में कि बच्चों को बहुत अच्छे से नॉलेज हो, बच्चों को डीपली कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना। ओके, अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना। फिर है इट प्रमोट अ ग्रोथ माइंडसेट, तो ये प्रमोट करता है ग्रोथ माइंडसेट को, क्योंकि आप इसमें क्या करते हो, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो चीज़ों को, और अगर आप इम्प्रूव करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, मतलब आप में कुछ तरक्की होगी। एनहेंस स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड ओनरशिप ऑफ लर्निंग, की स्टूडेंट खुद अपने दैट इज लर्निंग के जिम्मेवार होते हैं, या फिर टीचर उनकी लर्निंग के जिम्मेवार होते हैं, कि अगर आपको लग कि अगर कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो टीचर की जिम्मेदारी है कि वो उसे सॉल्व करे, है ना, वो उसको हेल्प करे। स्टूडेंट एंगेजमेंट को भी एनहेंस करता है, क्योंकि यहाँ पे टीचर स्टूडेंट से ही फीडबैक लेती है, उनके असेसमेंट से ही फीडबैक लेती है, तो उसमें स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ जाती है, कि वो भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उनका भी पार्टिसिपेशन होता है। ओके, सो ये हिंदी में है शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार हेतु मूल्यांकन। तो ये डिफरेंट आप बोल सकते हो कि डिफरेंट यूजेस ऑफ असेसमेंट थे, अलग अलग जगह पे आपका जो असेसमेंट है, जो आपके असेसमेंट करते हैं, आपका मूल्यांकन करते हैं, वो अलग अलग जगह पे यूज होता है। ओके, कोई भी डाउट है क्या तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो इफ लाइक इट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।